मेरी सिप मेरा सवाल। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। शाम को 4 से 5 का वक्त रहता है मनी 9 में बुक्ड मेरी सिप मेरा सवाल शो के लिए, जिसमें हम आपसे कनेक्ट करते हैं, आपके पोर्टफोलियोज को हमारे एक्सपर्ट रिव्यू करते हैं और साथ में हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर भी बात करते हैं। वैसे अभी जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का डेटा आया है वो ये हमें बता रहा है कि सितंबर 2024 में म्यूचुअल फंड के जो यूनिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या 5 करोड़ पर पहुंच गई है। और ये जर्नी जो है हम तब से इनको देख रहे हैं जब बहुत कम संख्या के निवेशक होते थे, और अब देखिए 5 करोड़ पर ये नंबर पहुंचता हुआ। और एक जो यूनिक इन्वेस्टमेंट का तरीका नजर आ रहा है वो है सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स जो है वो काफी पॉपुलर साबित हो रहे हैं। इनके फोलियो जो है वो 11,60,000 से बढ़े हैं। सिर्फ सितंबर में 11,60,000 फोलियो जुड़े हैं और अब जो है 2,75,00,000 फोलियोज हैं। और इक्विटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा निवेश भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड में आ रहा है। 1,000 आप सामने देख रहे हैं 13,254 करोड़ का निवेश आया है। और सेक्टोरल थीमेटिक को पसंद करने का ये सिलसिला जो है हमने पूरे 2024 के दौरान देखा है। सितंबर में भी देखिए सबसे ज्यादा निवेश जो है वो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में ही आया है। लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप वैल्यू फंड, उन सब का नंबर देखिए और वहां देखिए, वहां सबसे ऊपर जो है आपको सेक्टोरल और थीमेटिक फंड नजर आएगा। और ये जो है लगातार हमने पूरे साल यही देखा है, हर महीने सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो क्यों पॉपुलर हो रहे हैं, क्यों लोग इसमें इतना पैसा लगा रहे हैं, और क्या ये आपके पोर्टफोलियो के लिए सही फिट है, और कब ये आपके पोर्टफोलियो के लिए फिट नहीं है? तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे आज के खास मेहमान हर्षवर्धन रूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, रूंगटा सिक्योरिटीज। थैंक यू सो मच हर्षवर्धन, आपने वक्त निकाला। वेलकम टू मनी 9। थैंक यू प्रियंका, ऑलवेज अ प्लेजर। और अगर आप भी हर्ष जी से डायरेक्टली लाइव अपना सवाल पूछना चाहते हैं सो दिस इज द टाइम, यही मौका है। आप कैसे भेज सकते हैं अपने क्वेश्चन, हम आपको बता देते हैं। आप व्हाट्सएप कीजिए 9311211874 पर, ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। इसके अलावा यूट्यूब पर आप लाइव क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमें आने शुरू हो चुके हैं। एक एक करके लेते हैं, पर पहले मैं समझना चाहती हूँ सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में ऐसी क्या बात है। हर्षवर्धन, आप क्या रीड कर रहे हैं सेक्टोरल और थीमेटिक फंड की तरफ? क्यों निवेशक इतना खिंच रहे हैं, क्यों इतना पसंद कर रहे हैं? क्योंकि अब हम अक्टूबर पहुंच गए हैं और जनवरी टू सितंबर की भी अगर मैं बात करूं इस कैलेंडर ईयर की, तो हर बार जब एम्फी का नंबर आता है तो दिख रहा है कि सेक्टोरल और थीमेटिक में जबरदस्त इनफ्लो नजर आ रहा है। आप क्या रीड कर रहे हैं ये इन्वेस्टर बिहेवियर के बारे में? तो पहले देखिए प्रियंका, सेबी का 2017 में एक कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स का एक गाइडलाइंस आई थी। अब उस गाइडलाइंस के तहत सारे म्यूचुअल फंड्स को कहा गया था कि आपके पास एक कैटेगरी में एक ही स्कीम हो सकती है। तो उदाहरण के रूप में आपके पास लार्ज कैप में एक ही स्कीम होगी, मिड कैप में एक ही स्कीम होगी, स्मॉल कैप में एक, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ऐसी जितनी कैटेगरीज हैं उनमें आप एक ही स्कीम रख सकते हैं। 2017 के पहले काफी ऐसी ना काफी फंड हाउसेस थे जिनमें लार्ज कैप में 3 स्कीम्स चल रही है मान लीजिए, तो ऐसे कोई फर्क नहीं था कि भाई आप एक ही कैटेगरी में 3 स्कीम्स क्यों रख रहे हैं। तो जब ये सेबी की गाइडलाइंस आई, आप देखेंगे कि हर एक म्यूचुअल फंड के पास मोर और लेस हर एक कैटेगरी में एक स्कीम है। तो आप मान लीजिए कि आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का जो आप दिखा रहे हैं अभी, उसमें हर एक फंड हाउस के पास एक स्कीम ऑलरेडी है। तो अभी नई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते। हालांकि एक एरिया है जो थीमेटिक और सेक्टर फंड्स हैं, इनमें आप अलग अलग थीम्स की जो न्यू फंड ऑफर्स लेके आ सकते हैं। तो फंड हाउसेस के पास अभी लिमिटेशन हो गया कि जो जो कन्वेंशनल कैटेगरीज हैं, लार्ज, मिड, स्मॉल, मल्टी कैप, वैल्यू, ये सारी कैटेगरीज में इनके पास एक एक स्कीम ऑलरेडी है, तो नई स्कीम इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। थीमेटिक में आप अलग अलग थीम्स के नाम पे आप न्यू फंड ऑफर्स ला सकते हैं, और ये एक मौका मिलता है फंड हाउसेस को और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो एनएफओस में इन्वेस्ट करवाते हैं कि वो अपने इन्वेस्टर्स को रीच आउट करें और उनको बताएं कि ये स्कीम, ये थीम या ये सेक्टर अभी चलने वाला है, और इस तरह से एक नया इन्वेस्टमेंट इसमें वो अपने क्लाइंट्स और से मांग सकते हैं। तो मेरी समझ ये है कि एसेंशियली अगर हम देखेंगे तो ये जो एनएफओस आए हैं, ये जो नया थीम्स के बारे में बात करके कोई भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो एनएफओस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको एक मौका मिलता है इन्वेस्टर से मिलने का और फिर उससे कलेक्शन लेने का। और इन्वेस्टर्स एसेंशियली इसी कारणों से हम देखेंगे कि थीमेटिक और सेक्टर फंड में थोड़ा इनफ्लोज ज्यादा बढ़ते आ रहा है।
ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेक्टोरल और थीमेटिक फंड जो है वो कितनी अलग है बाकी इक्विटी स्कीम्स में, क्योंकि मुझे जो समझ में आता है कि फाइनली वो कहाँ से थीम्स उठाएंगे, जो बाजार में थीम चल रहे हैं ना, तो मुझे लगता है मेरे एक लार्ज कैप स्कीम में भी वो वाले शेयर्स हो सकते हैं या वो वाले कंपनियों में एक्सपोजर होगा जो कि एक सेक्टोरल और थीमेटिक फंड भी दे रहा होगा। तो फिर निवेश करते वक्त मुझे तो ओवरलैप का खतरा रहेगा। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आप एक लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप में आप ऑलरेडी निवेश करें, आपने एक सेक्टोरल उठाया, तो अब वो इन दोनों में ओवरलैप तो बहुत होता ही रहेगा। जी हाँ प्रियंका, एब्सोल्युटली राइट। सो पहले हम समझ लेते हैं एक कन्वेंशनल स्कीम, मान लीजिए एक लार्ज कैप जिसका उदाहरण आपने लिया है। एक लार्ज कैप फंड में फंड मैनेजर हर एक सेक्टर में एक्सपोजर लेने की कोशिश करेंगे। वो कोई भी एक सेक्टर या एक थीम में एक्सपोजर नहीं लेंगे। तो मान लीजिए एक लार्ज कैप फंड है जिसमें आपको एफएमसीजी भी होगा, ऑटो भी होगा, उसमें आपका कंजम्पशन थियरी होगा, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी कंपनीज का मिश्रण करके वो एक डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड है। और हर एक फंड हर एक सेक्टर में या थीम में उनका एक स्पेसिफिक एलोकेशन होगा। तो कोई भी एक सेक्टर में वो 10% से ज्यादा नहीं करेंगे मान लीजिए, तो उनके पास 10 मिनिमम सेक्टर्स में एक्सपोजर हो सकता है। तो ये हो गया आपका एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। अब क्या होता है, कोई निवेशक ऐसा है मान लीजिए जो कहता है कि नहीं, मुझे एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, एक पर्टिकुलर सेक्टर में या एक पर्टिकुलर थीम में मुझे ज्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, तो मुझे उसमें ही एक्सपोजर चाहिए। तो मान लीजिए प्रियंका, आप इन्वेस्ट करने जा रही थी 1 लाख रुपए, आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका एक्सपोजर एक पर्टिकुलर सेक्टर में मान लीजिए 10% का है और बाकी 90% आपका अलग अलग सेक्टर्स और थीम्स में चला जाता है। अब आप बोलती हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ आईटी सेक्टर ही अच्छा लगा, तो मेरा पूरा 100 रुपया, पूरा 1 लाख रुपया जो है वो मुझे पूरा 1 लाख रुपया आईटी में ही डालना है, मुझे ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में नहीं चाहिए। तब आप क्या करेंगी, आप एक सेक्टर फंड लेंगी जिसमें आपका निवेश सिर्फ आईटी कंपनीज में जाएगा। तो ये एक इन्वेस्टर की चॉइस है कि उन्हें किस तरह का एक्सपोजर चाहिए। अब जो सेक्टर और थीमेटिक का जो फर्क है वो एक एग्जांपल के साथ समझा दूं। और यस, आपने जो पहला सवाल आपका था कि वो ओवरलैप हो सकता है, तो मान लीजिए आप अगर एक लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आईटी सेक्टर के फंड्स होंगे, कंपनीज होंगी। और आप अगर सेक्टर फंड लेते हैं तो उसमें भी आईटी कंपनीज होंगी, तो थोड़ा ओवरलैप उस लिहाज से होगा। तो सेक्टर और थीमेटिक फंड्स, इनका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा एक डिफरेंट है। सो एक उदाहरण के साथ मैं समझा दूं कि अगर आप एफएमसीजी कंपनी, एक एफएमसीजी फंड लेती हैं, तो एफएमसीजी क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो वो एसेंशियली जो स्टेपल आइटम्स होते हैं, जो आप उसमें समझ लीजिए आईटीसी, नेस्ले, डाबर, इन तरह की कंपनीज होंगी जो एफएमसीजी है, तो प्योर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। उसका वो हो गया सेक्टर फंड। अगर आप थीमेटिक फंड ले रहे हैं तो थीमेटिक फंड में यही चीज आएगी, कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज। उसका थीम क्या है कि भाई द राइजिंग इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, उनकी वजह से वो इंडिविजुअल्स खर्च करेंगे। अब वो खर्च कहाँ का करेंगे, वो स्टेपल्स जो आपका, जो मैंने पहले बताया, जो आईटीसी, नेस्ले, डाबर, ब्रिटानिया वगैरह, मैरिको, ये सारी कंपनीज आ गई, वो है स्टेपल्स। दूसरा है डिस्क्रिशनरी। कई ऐसी जगहों पे वो खर्च करेंगे जहां पे वो चीजें खरीदेंगे विच इज नॉट नेसेसरीली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, बट डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है। हॉलीडे हो गया, उसमें आपको टाइटन हो गया जिसमें ज्वेलरी, वॉचेज आ गई। फिर आपके पास पीवीआर जैसी कंपनी हो जो मूवी आउटिंग्स वगैरह को कवर करती हैं, तो वो कंजम्पशन थियरी में आती है। तो कंजम्पशन विल बी थीमेटिक, एफएमसीजी विल बी सेक्टर। तो ये दोनों जो मिश्रण है वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जरूर मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ी लिमिटेशन रहेंगी कि वो 10% या 15% तक का एक्सपोजर रहेगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी हर्षवर्धन, हम देख रहे हैं स्कीम्स की तादाद भी बढ़ गई है, ठीक है। अगस्त में जहाँ 179 स्कीम्स थी, सितंबर में और एनएफओज आए और 183 स्कीम्स अब हो गई हैं। तो एक इन्वेस्टर जब चूज करने जाएगा, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि सेक्टोरल और थीमेटिक में क्या डिफरेंस होता है, पर एक इन्वेस्टर जब निवेश करने जाता है, एक टॉक ऑफ द स्ट्रीट टाइप ऑफ एक एनएफओ आ गया, भाई एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, तो उसका ध्यान वहां पर जा रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर शायद उसे बता रहा है। पर मुझे एज एन इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करने के पहले क्या देखना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को मैं कैसे इवैल्यूएट करूं, मैं कैसे समझूं कि क्या मुझे वाकई में इसकी ज़रूरत है, मेरे पोर्टफोलियो में क्या एक सेक्टोरल थीमेटिक स्कीम होनी चाहिए। कि देखिए, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कोई भी सेक्टर या थीमेटिक फंड आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इनफैक्ट अगर हम लेमैन इन्वेस्टर की बात करें तो इस एक बड़ी तादाद तो इस कैटेगरी में बैठती है जहां पे उन्हें सेक्टर और थीमेटिक के फंड्स के बारे में पता भी नहीं है, और अगर वो इन्वेस्ट भी करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि वो एग्जिट कब करना और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उस सेक्टर को चलाएंगे या उसके लिए थ्रेट है।
तो आई थिंक जो लार्जर ऑडियंस है, इन्वेस्टर ऑडियंस है, उनके लिए तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड सबसे बेस्ट है। अब आपको इस बातों से बचना है, क्यों, जैसे मैंने समझाया कि अगर कोई भी फंड हाउस एक नई स्कीम ला रहा है, वो इसके लिए ला रहा है क्योंकि उनकी जो रेगुलर कैटेगरीज हैं, जो कन्वेंशनल कैटेगरीज हैं, उसमें उनके पास कोई चॉइस नहीं है अभी कोई भी नई स्कीम जोड़ने के लिए। तो अभी उनके पास एक ही ऑप्शन है कि अलग अलग थीम बेसिस पे वो कोई एनएफओ लाए। और ये देखा गया कि जब भी कोई एनएफओ आता है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स उसे बेचने के लिए निकलते हैं और उनसे कलेक्शन, उनको एयूएम मिलता है। एज एन इन्वेस्टर पहली चीज आपको क्या देखनी है, आपको ये सतर्क रहना है कि सिर्फ एक एनएफओ आ रहा है, 10 रुपए की एनएवी बोल के आपको बेचा जा रहा है, तो उसमें ऐसा कोई एडिशनल फायदा नहीं है, कोई सस्ता नहीं है कि 10 रुपए की एनएवी है। वो मार्केट में वही वही शेयर्स खरीदेंगे जो आज की वैल्यूएशन में मिल रही है। तो सिर्फ एनएवी 10 रुपया है, इसका ये मतलब नहीं कि वो सस्ता है। तो पहली बात तो एनएफओ को बहुत ध्यान से माइक्रोस्कोप के अंदर में देखिए कि आपको सच में कोई भी एनएफओ में इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि नहीं। तो मान लीजिए आपके सामने किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने आपके पास एक लेके आए और बताएं कि भाई इस सेक्टर या इस थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करिए। पहला सवाल आपको ये पूछना है कि क्या आपको उस सेक्टर में या उस थीम में आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अगर हाँ, तो आपको ये देखना है कि वो सेक्टर और वो थीम आप खुद ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं। आपने एक पर्टिकुलर सेक्टर लिया, उसमें आपने इन्वेस्ट किया, अब उस सेक्टर का एक साइकिल आता है, आपको लगता है कि ये सेक्टर अगले 2 साल में अच्छा करेगा, तो अगले 2 साल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज या कोई भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसा होगा जिसमें आपको उसका फायदा मिल चुका है, तो उसका एग्जिट भी टाइम करना बहुत जरूरी है कि आप उसमें से कब निकलते हैं। अगर आप में वो क्षमता है कि आप एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकें और उसे ट्रैक और मॉनिटर कर सकें, तो ही आप कंसिडर करें। तीसरी चीज आपको ये देखनी है कि उसी सेक्टर की, उसी थीम बेस्ड कोई एग्जिस्टिंग फंड ऑलरेडी है कि नहीं। अगर एक फंड मार्केट में ऑलरेडी है, वही सेक्टर को ट्रैक करता है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 10 से 15 साल का है, तो आपको ये अपने आप से सवाल पूछना है कि फिर मैं एक नए फंड में क्यों डालूं, क्योंकि मुझे इसका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड पता नहीं है। तो क्यों ना मैं, अगर इस सेक्टर में करना है या इस थीम में करना है, तो मैं एग्जिस्टिंग कोई स्कीम है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें क्यों ना करूं। ऐसा क्या आपको अलग मिल रहा है इस नए फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जो आपको कंपेल करता है कि आप बाकी सब भूल जाएं। सो इन 3-4 चीजों के अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आप कंफर्टेबल होंगे कि भाई एक डिसीजन लेने के लिए कि आपको ये पर्टिकुलर एनएफओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। कई सारे थीम्स और सेक्टर्स अभी बहुत पॉपुलर भी रहे हैं। कई एनएफओस जब आए तो हमने एक एग्जिबरेंस देखा लोगों का निवेश। डिफेंस मोस्ट पॉपुलर, मैन्युफैक्चरिंग, पीएसयू जब चल रहे थे तो पीएसयू वाले स्टॉक्स, इक्विटी जब भाग रहा था तो वहाँ पर भी बहुत इंटरेस्ट था। तो ऐसे कोई सेक्टर्स और थीम्स आपको लग रहा है जो आने वाले समय में चलेंगे, या फिर आप सेक्टरल और थीमेटिक फंड से दूर रहने के लिए कहेंगे? और अगर कोई सेक्टर और थीमेटिक फंड में निवेश करता है तो टाइम होराइजन क्या होना चाहिए? क्योंकि हमें टाइम होराइजन इस हिसाब से करना अपने गोल के हिसाब से, या फिर उस सेक्टर और थीम का जो प्रदर्शन रहा है उस हिसाब से मुझे टाइम करना होगा? तो देखिए प्रियंका, जो सेक्टर एंड थीमेटिक फंड है, मैंने कहा कि उसमें एग्जिट भी प्लान करना बहुत जरूरी है। सो दैट सो मीन्स मैं एक ये, लॉन्ग टर्म गोल के साथ उसको टाई नहीं कर सकती हूँ? जी नहीं, इनफैक्ट सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स विल बी टैक्टिकल एलोकेशंस। ये लॉन्ग टर्म है, ऐसा नहीं है कि बस आपने कर दिया और भूल गए, उसको 15-20 साल चल रहा है। अगर वो सेक्टर 15 साल के लिए है, उसमें ग्रोथ दिख रही है, तो आप कर सकते हैं। तो पहला सवाल कि क्या आप कोई गोल को अपने सेक्टर और थीमेटिक फंड से मैच कर सकते हैं। देखिए ये सब्जेक्टिव है। अगर आपके गोल्स कोई शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के हैं जिसमें आपको लगता है कि ये सेक्टर भी उस पीरियड में अच्छा करेगा, तो बेशक आप कर सकते हैं। दूसरी चीज है, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो थीम्स हैं जो एवरग्रीन है। लाइक फॉर एग्जांपल एफएमसीजी है एवरग्रीन सेक्टर फंड। थीमेटिक फंड में हम इंडिया की, जो मैंने कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज की बात की, इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ती जा रही है लोगों के हाथों में। और हम देख रहे हैं कि लोग ट्रैवल पे, चीजों में, ज्वेलरी में, घड़ियों में, खाने पीने में, एफएमसीजी, जो भी इन इन सेक्टर्स में, इन थीम्स में बहुत खर्च हो रहा है। जो पैसे खर्चे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामने कोई कंपनी को फायदा हो रहा है। तो अगर आप उस सेक्टर और थीमेटिक को ट्रैक करती हैं तो बेशक आप कंसिडर कर सकती हैं। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि आप उसे सिर्फ डाल के भूल जाएं तो थोड़ा शायद मुश्किल हो सकता है। आपने कहा डिफेंस, आपने मैन्युफैक्चरिंग कहा, तो सरकार का जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग पे जरूर है, कोई डाउट नहीं उस बात में। तो अगर आप ऐसे एक निवेशक हैं जो देखते हैं कि मुझे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, द पीएलआई स्कीम्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रही है और एनकरेज कर रही हैं, तो अगर ऐसे कोई मैन्युफैक्चरिंग फंड में अगर आप रुचि रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप विश्वास रखते हैं, उसकी एंट्री और एग्जिट टाइम कर सकते हैं, तो बेशक आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल,
तो आपको इतना कंफर्ट जरूर है कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो आपके पास है उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं। ऐसा नहीं कि उसमें एक्सपोजर नहीं है। तो ये एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे कंफर्ट आपको आता है। पीएसयूज जो चल रहे थे, डिफेंस एक बार इतना पॉपुलर हुआ था और अब देखिए सबके रिटर्न्स नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो आपको ये एक लाइव एग्जांपल, रीसेंट लाइव एग्जांपल है कि कोई भी यूफोरिया में इन्वेस्ट करना और फिर उसका एग्जिट प्लान नहीं करना में उसमें लॉसेस हो सकते हैं। मार्केट बड़ा है, लेकिन डिफेंस का जो फंड है उस वही सेम पीरियड में रीसेंट पास्ट में हम देखेंगे तो डिफेंस में नेगेटिव रिटर्न है और मार्केट ऊपर गया है। तो ये चीज भी हो सकती है जिसको आपको बहुत केयरफुल होना है कि आप ओवर वैल्यूड सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें। ओवर हाइट या बहुत ज्यादा यूफोरिया है तो उसमें ना इन्वेस्ट करें तो बेटर होगा। मुझे तो लग रहा है आपकी बातों से कि सेक्टोरल और थीमेटिक अगर चुन रहे तो बड़ी मेहनत का काम है। आपको वो सेक्टर और थीम को ट्रैक भी करना होगा, आपको बहुत ही वो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होगा, आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा और हो सकता है उसमें आपको एग्जिट भी करना पड़े। और मुझे तो डाउनसाइड रिस्क भी दिख रहा है क्योंकि आप एक ही जगह फोकस करेंगे, बहुत कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में। अभी आपने मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया, इसलिए मैं कमरे आलम जी का लाइव क्वेश्चन ले रही हूँ यूट्यूब से, जो कि मैन्युफैक्चरिंग फंड पर ही वो पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। सो कमरे आलम पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी के मैन्युफैक्चरिंग फंड में 5,000 की वो सिप कर रहे हैं, क्या उनका ये डिसीजन सही है? और 5,000 की और एडिशनल सिप के लिए भी आप कहीं उन्हें कोई स्कीम सजेस्ट कर सकते हैं? तो अब देखिए कमरे आलम जी, आपने हमें कुछ और डिटेल नहीं दी कि आप ये निवेश कब तक करेंगे, आपका क्या होराइजन है और आपके पोर्टफोलियो में कुछ और भी स्कीम्स हैं क्या? सो जस्ट मैं एक क्विक ज़रूर हर्ष जी से एक व्यू ले लेती हूँ, पर अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो एलोकेशन बताते जिसमें हमें दिखता कि आपने और भी कहाँ कहाँ निवेश किया ना, तो एक ऑलराउंड पिक्चर हमें मिल जाता। बट नेवरदलेस कमरे आलम जी, आपका क्वेश्चन मैं फिर भी हर्ष जी के सामने रख रही हूँ। हर्षवर्धन, आप क्या कहेंगे? एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड में 5,000 की सिप कर रहे हैं, तो इन्हें क्या क्या वॉच आउट करना चाहिए? और प्लस 5,000 की सिप अगर और शुरू करना चाहते हैं तो आप कहाँ सजेस्ट करेंगे इस समय के बाजार में? तो देखिए प्रियंका, पहली बात, क्या इन्हें एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड में कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, तो उसका जवाब यह है कि अगर उन्होंने अपनी पहली बात जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है सेक्टर फंड को लेके, अगर वो सारे पहलुओं को वो टिक मार्क करते हैं कि भाई ये सेक्टर को ट्रैक कर सकते हैं, इनमें एपिटाइट है, इन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा लगता है वगैरह, तो ये इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो हम बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी उसके बेनिफिट्स बता दिए हैं कि सरकार का फोकस है। पीएलआई उन्होंने स्पेसिफिकली लाई है मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्शन है कि 2030 तक हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं या हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस चीज के लिए जो सरकार समझती है और उसके उसी वजह से आप देखेंगे उसका फोकस है। तो यस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वो आपको सूट करता है कि नहीं? क्या आपको मैन्युफैक्चरिंग फंड के जरिए एक्सपोजर लेना है कि एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के जरिए एक्सपोजर लेना है? इन सब पहलुओं के बारे में हमने पॉइंट्स वाइज डिस्कस किया है। तो इनके लिए सूटेबल है कि नहीं, आई थिंक ये डिसीजन खुद लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन और जो हमसे हमारी बात सुन रहे हैं, सिर्फ अच्छे पॉइंट सुन के या समझ के आप मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोजर ना लें। आप ये देखिए कि एक डाइवर्सिफाइड फंड में भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का एक्सपोजर रहेगा, वो फंड मैनेजर सिलेक्टिवली चूज करेंगे। तो यस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मुझे पॉजिटिव लगता है, लेकिन सेक्टर फंड के थ्रू आना है कि डाइवर्सिफाइड फंड के थ्रू आना है, ये मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर को जो सारी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनको ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना खुद से पड़ेगा। ओके, सो कमरे आलम जी, फाइनली डिसीजन आपका होगा और मुझे लगता है हर्षवर्धन जी ने बहुत डिटेल में सब कुछ समझाया है, तो उस कॉन्वर्सेशन के हिस्से को ज़रूर सुनिएगा और फिर मुझे लगता है आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि आपको यहाँ निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हम लेते हैं वचन सिंह जी का क्वेश्चन, जो कि हमें इन्होंने व्हाट्सएप पर भेजा था। सो वचन सिंह जी ने हमें बताया कि वो 35 लाख रुपए का निवेश करना चाहते हैं, 13 साल का इनका नजरिया है और 13 साल बाद 2.5 करोड़ के लक्ष्य के लिए ये निवेश करेंगे। तो किस तरह के फंड्स में इनको निवेश करना चाहिए? 35 लाख, आई एम अज्यूमिंग कि ये एक 35 लाख जो है ये एक मुश्त डालेंगे, एक साथ डालेंगे, 13 साल इसे होल्ड करेंगे। क्या 13 साल के बाद 2.5 करोड़ ये बना पाएंगे? क्या व्यू है आपका हर्षवर्धन जी? तो देखिए प्रियंका, मैंने एक बेसिक, अगर हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न अज्यूम करें, जो एम्फी की गाइडलाइंस है, एम्फी ने कहा है कि आप प्रोजेक्शंस कुछ भी अगर देखते हैं तो 12% आसपास का अनुमान लगाएं फॉर इक्विटी फंड्स।
तो इक्विटी फंड का अगर मैं अनुमान लगाऊं 12% से, तो ये करीबन 1.5 करोड़ रुपया बनता है। इनका लक्ष्य है 2.5 करोड़ का। तो 13 साल में अगर इन्हें 2.5 करोड़ चाहिए, तो डेफिनेटली इन्हें जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन होगी वो करीबन 20% आसपास होगी। अगर इन्हें 20% रिटर्न्स कोई भी प्रोडक्ट में चाहिए, तो उनके उसके लिए इक्विटी ही एकमात्र जरिया है जिसमें 18 से 20% रिटर्न मिलने की गुंजाइश है। गारंटी है उसका, उसकी कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ इतना है कि ये गुंजाइश जरूर बनेगी कि भाई इक्विटी ही एक एसेट क्लास है जिसमें पोटेंशियल है। रिस्क भी बहुत है, तो आप 18-20% का रिटर्न अगर मिल जाए तो आपका 2.5 करोड़ का होगा अनुमान। जो एमफी की गाइडलाइंस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से 12% के अनुमान से 1.5 करोड़ रुपया बनता है। अब 35 लाख रुपया जो है वो लमसम करना चाहें कि एसटीपी के जरिए करें 1, 2, 3 साल में, ये बहुत लार्जली डिपेंड करेगा इनकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो मान लीजिए सिर्फ हम 2.5 करोड़ का या 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखें और लमसम 35 लाख रुपया लगा दें, लेकिन ये एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मार्केट की वोलेटिलिटी को इतनी अच्छी तरह से सहन नहीं कर सकते। मान लीजिए इनकी रिस्क प्रोफाइल कम है, तो इनके लिए डायरेक्ट पूरा लमसम 35 लाख रुपया लगा देना बहुत ज्यादा अनसूटेबल होगा। इन्हें इक्विटी में करना है, लेकिन क्या लमसम करना चाहिए या एसटीपी के जरिए 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, वैसे डिवाइड करके डालना है, ये डिपेंड करता है उनकी रिस्क प्रोफाइल पे और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग पे। तो ये मुश्किल है मेरा कहना प्रियंका कि भाई एक लमसम डाल दीजिए, क्योंकि अगर ये इनकी रिस्क प्रोफाइल नहीं है और मार्केट कोई कारण से गिरता है, तो इनके इनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का काम हो जाएगा। और क्योंकि रकम भी बड़ी है, मैं इनके लिए सुझाव दूंगा कि किसी से अगर ये पर्सनली मिले, कोई प्रोफेशनल से, कोई एडवाइजर से, ये खुद जाके पर्सनली मिले और सारे पहलुओं का आकलन ठीक से कर लें कि भाई इन्हें एसटीपी से क्या रिस्क और रिवॉर्ड है, लमसम का रिस्क और रिवॉर्ड क्या है, इन्हें 1.5 करोड़ ही, अगर 12% का अनुमान लगाएं तो भी 1.5 करोड़ ही बन रहा है। तो ये सारी चीजों को लेके अगर ये कोई प्रोफेशनल से, कोई एडवाइजर से पर्सनली मिले और डिटेल में डिस्कस करें, तो ये वर्थवाइल होगा, क्योंकि अमाउंट जो ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी बड़ा है, 35 लाख रुपए। ओके, चलिए। तो मुझे लगता है वचन जी, एक बात तो एक एक बैक ऑफ द हैंड कैलकुलेशन तो आपको दे दिया है हर्षवर्धन ने कि आप 13 साल में करीब 1.5 करोड़, अगर 12% का एक अनुमानित रिटर्न हम लेकर चल रहे हैं, तो इक्विटी में रिटर्न्स ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। लेकिन जहां तक बात है 35 लाख एक बड़ी रकम है, तो यह आपके रिस्क एपेटाइट पर निर्भर करेगा कि आपको किस तरह से इसको निवेश करना चाहिए। आपको किसी पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट के साथ बैठ करके इसे समझ करके निवेश करना चाहिए। अब हमारे साथ सुखदेव सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ना। सुखदेव सिंह जी नमस्ते, आप हमारे साथ हैं ना? हाँ जी मैडम, नमस्ते, स्वागत है आपका सर। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पंजाब मानसा से बोल रहा हूँ मैडम। बहुत स्वागत है सर। तो आपका पोर्टफोलियो सामने है, हम आपके पोर्टफोलियो को पढ़ते हैं, फिर आप अपना सवाल पूछेगा। तो सुखदेव जी के पास है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड 1500 की सिप कर रहे हैं, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में 1500 की सिप जारी है, क्वांट के स्मॉल कैप फंड में 1500 की सिप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है जिसमें 1500 की सिप कर रहे हैं, निपॉन के लार्ज कैप में 1500 की सिप है, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड में 500 की सिप है, और ये जुलाई में इन्होंने निवेश 2024 में ही अभी शुरू किया है। सुखदेव जी अब बताइए, ये निवेश आप कितने समय करेंगे, क्या अचीव करना चाहते हैं, किस तरह के वित्तीय टारगेट्स आपके जहन में हैं? मैडम मैं 15 साल के लिए निवेश करना चाहता हूँ। आपकी लेकिन उम्र वैसे है मेरा कोई 53? टारगेट नहीं है ऐसा। अच्छा, आपकी उम्र 53 है, राइट? हाँ जी मैडम। और आप ये अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं? रिटायरमेंट तो मेरा 7 साल बाद ही है। मैं तो 15 साल के लिए ऐसे ही एक फंड बनाना चाहता हूँ जो मतलब बाकी बाद में कभी काम आए। ठीक है, वेल्थ ऐसा कोई क्रिएशन मेरा के लिए। एम नहीं है इसको। ओके, वेल्थ क्रिएशन। और आपने ये जो स्कीम्स हैं ये कैसे डिसाइड की है? मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, आपको कोई एडवाइस मैडम कर रहा मैंने है? आपका बहुत दिन से मनी9 का ये उसके देख रहा हूँ वीडियो आपके, हाँ हाँ, ये देख के ही मैंने डिसाइड किए हैं सब। ओके, चलिए। तो आपका डिसीजन कितना सही है ये हमारे एक्सपर्ट से ही पूछते हैं, और अच्छा लगा कि आप हमारा शो देख करके आपने ये कदम उठाया कि चलिए निवेश शुरू करते हैं। सो हर्षवर्धन, आपने सुना यहाँ पर सुखदेव जी को, आपको इनके पोर्टफोलियो में क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है? आई मीन आप कुछ बदलना चाहेंगे? वेल्थ क्रिएशन का नजरिया है और सुखदेव जी कह रहे हैं वो 15 साल तक निवेश करेंगे। तो देखिए प्रियंका, सिर्फ एक चीज ही करना चाहूंगा कि इनकी एग्जिस्टिंग एसआईपी 8,000 रुपए की है
और ये 2,000 रुपये और बढ़ाना चाह रहे हैं, टोटल 10,000 की होगी। और इसके लिए इनके पास 6 स्कीम्स हैं। हालांकि इंडिविजुअली अगर हम देखें तो स्कीम्स में कोई हर्ज नहीं है, अपने आप में वो स्कीम्स ठीक है, लेकिन इतनी सारी स्कीम्स पोर्टफोलियो में रख के कोई रियल पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। तो सुखदेव जी, मैं आपके लिए सिर्फ पोर्टफोलियो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आपकी जो स्कीम्स है उनमें से सिर्फ 4 रिटेन करेंगे, हम 2 को बंद कर देंगे। तो आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को कंटिन्यू करें, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप को कंटिन्यू करें, आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को कंटिन्यू करें, निप्पॉन लार्ज कैप को कंटिन्यू करें। तो 2 स्कीम जो आप बंद करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं वो है क्वांट स्मॉल कैप और एबीएसएल पीएसयू फंड। तो जो आप अभी 8,000 रुपए कर रहे हैं प्लस जो आप 2,000 रुपए और ऐड करना चाहते हैं, ये पूरे 10,000 रुपए को आप 2,500 रुपया करके इन 4 स्कीम्स में ही आप कंटिन्यू करें। तो आपका पोर्टफोलियो कंसाइज हो जाएगा, आपको मार्केट के हर सेगमेंट में एक्सपोजर मिल जाएगा। आगे जाते हुए आप अगर कोई भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, नॉमिनेशन अपडेशन है, बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, या ट्रैक करना है, या कुछ भी काम करना है, तो 4 स्कीम्स के लिए काम करना आसान होगा लगभग इन कंपैरिजन टू 6 स्कीम्स। और जो आपका एक्सपोजर अलग अलग सेक्टर्स में चाहिए, आपको अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में चाहिए, वो सारा आपको इस 4 स्कीम में मिल जाएगा। तो सिर्फ 4 स्कीम को कंटिन्यू करें, बाकी बंद कर दें। ओके, सो आप कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, आप बस घटा रहे हैं। 2 स्कीम्स को आपने माइनस करने के लिए कहा है, वो है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, एक थीमेटिक स्कीम है और एक क्वांट का स्मॉल कैप। और फिर सारे पैसे को आप 4 स्कीम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सुखदेव जी। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और निप्पॉन का लार्ज कैप फंड। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह निवेश करते रहिए और जो आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं 15 साल में, आपका सपना जरूर पूरा हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सुखदेव जी। अब हम बढ़ते हैं एक और पोर्टफोलियो की तरफ जो हमें आया है यूट्यूब पर। राज कश्यप का ये पोर्टफोलियो लेकर आ रहे हैं। सो राज कश्यप के पास है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप 2000 की सिप कर रहे हैं, यूटीआई निफ्टी 50 यहाँ पर 2000 की सिप है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप 2000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 2000 की सिप, एसबीआई स्मॉल कैप 2000 की सिप। 1 2 3 4 5 स्कीम में निवेश है, 2 हजार का, यानी कुल 10,000 का निवेश है राज कश्यप जी का। 20 साल तक ये निवेश करने वाले हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या ये 4 करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? प्रियंका, आप सिर्फ अमाउंट मेरे को बता दें तो मैं एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश कर लूं। सो ये कह रहे हैं कि कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? 20 साल के लिए, 20 इयर्स के लिए निवेश करेंगे। अभी सारे इनके अगर हम सिप्स को कंबाइन करें तो हर स्कीम में 2 हजार है। 5 स्कीम है इनके पास, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, यूटीआई निफ्टी 50, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप। कुल 10,000 ही इज इन्वेस्टिंग। 10,000 रुपए का निवेश 20 साल तक करने वाले हैं राज कश्यप और पूछ रहे हैं 4 करोड़ जमा हो जाएंगे। हर्ष, आपको क्या लग रहा है? तो मैंने कैलकुलेशन अगर करूं तो 12% के हिसाब से 20 साल में करीबन 1 करोड़ रुपया बनता है। तो ये बाय इटसेल्फ अगर जो 10,000 रुपया इन्वेस्ट करें महीने का, वो करीबन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 करोड़। तो अगर 4 करोड़ चाहिए तो इनके अपनी एसआईपी को 4 गुना करना होगा। विद रिगार्ड्स टू द स्कीम्स, इनकी स्कीम्स मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती कि भाई 4-5 स्कीम्स हैं, एक एक्टिव लार्ज कैप, एक पैसिव लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है। सो आई डोंट थिंक कि कोई भी वैसे बदलाव करने की जरूरत है। ये पोर्टफोलियो कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा ओवरलैपिंग है बट इट्स ओके, डजंट मैटर। मतलब अभी कोई ऐसे बदलाव करने की जरूरत लग नहीं रही। ओके, लेकिन केवल एक ही एक बदलाव कि पैसे बढ़ाने होंगे। 4 करोड़ नहीं तो काफी पीछे छूट जाएंगे ये तो 20 साल में। करेक्ट। सो 4 या तो ये 4 गुना आज कर ले, जो मुझे लगता है कि शायद मुश्किल होगा इनके लिए, तभी 10,000 रुपया कर रहे हैं। एक दूसरा नजरिया ये है कि अगले 20 साल में जैसे साल भर साल इनकी इनकम बढ़ती है, ये अपनी एसआईपी को बढ़ाते रहे। सो वो मोस्ट सर्टेनली 4 गुना किसी के लिए भी करना शायद इतना आसान ना हो। आज 10,000 कर रहे हैं, अगले साल एक कोशिश करिए कि कम से कम 10 से 20% आप उसे बढ़ा दें। ऐसे करते करते आप हर साल अगर 10 या 20% बढ़ाते हैं तो जरूरी नहीं है 40,000 आपका 3-4 साल में ही हो जाए, लेकिन आपका जो स्टेप अप होते रहेगा अगले 20 साल तक, अगर आप उसको स्टेप अप करते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट कि इन्हें 4 करोड़ का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। ओके, सो राज कश्यप जी, आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाना होगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली इसको बढ़ाते रहिए अगर आपको 4 करोड़ अचीव करना है तो। लेकिन प्लीज़ निवेश, ये ना कई बार क्या होता है ना हर्षवर्धन, हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं अरे अब वो टारगेट नहीं मिलेगा फिर क्या ही मैं इन्वेस्ट करूँ, तो ये मत कीजिएगा।
प्लीज़ कंटिन्यू योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और धीरे धीरे से बढ़ाइएगा। नहीं भी बढ़ा पा रहे हैं तो जो कर रहे हैं वो तो करते ही रहिएगा, उसको बिल्कुल भी नहीं स्टॉप करना है। चलिए एम के यादव जी का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो एम के यादव जी ने हमसे पूछा है कि ये क्वांट के स्मॉल कैप और एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में ऑलरेडी निवेश करते हैं और 5 लाख रुपए का ये और निवेश करना चाहते हैं और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि 5 लाख का एक लमसम निवेश अगर करना है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में स्ट्रेट अवे कर दें, एसटीपी करें, या फिर करें या ना करें, मिड कैप में अभी निवेश करना सही रहेगा? हर्षवर्धन, तो देखिए टाइम होराइजन क्या है ना प्रियंका, ये हमें नहीं पता। दूसरी बात यह है कि अगर मैं स्कीम पे टिप्पणी दूं, तो अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करूं, स्कीम अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं। अब क्या लमसम करना चाहिए कि एसटीपी के जरिए करना चाहिए, ये डिपेंड करता है उनकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। आई एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मैं अगर मेरी खुद की बात करूं तो मैं लमसम इन्वेस्टमेंट में बिलीव भी करता हूं कि मार्केट वैल्यूएशन, अगर मुझे रिस्क लेने की मेरी क्षमता थोड़ी ज्यादा होगी तो मैं लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूं। लेकिन क्या ये इनके लिए ठीक है कि नहीं, यादव जी के लिए, वो मुझे नहीं पता। वो उन पे डिपेंड करता है कि वो मार्केट की वोलेटिलिटी को किस तरह से देखते हैं, उनकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, उनका टाइम होराइजन क्या है। तो एसटीपी के जरिए करना है कि लमसम करना है, ये तो डिपेंड करता है कि उनको कहाँ पे कंफर्ट आता है। और दूसरी बात कि क्या पूरा का पूरा मिड कैप में लगा देना चाहिए, तो वेल मुझे ऐसे लगता है कि आज की तारीख में अगर ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इनका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, क्वांट स्मॉल कैप है और अब ये मिड कैप जोड़ना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लार्जर पोर्शन अगर ये लमसम करना चाहते हैं तो एक बड़ा पोर्शन कॉन्ट्रा फंड में लगाएं। तो मान लीजिए 3 लाख रुपया कॉन्ट्रा फंड में लगाएं और 2 लाख रुपया मिड कैप में लगाएं। स्मॉल कैप में लमसम ना लगाएं, वो उनके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो मिड एंड स्मॉल, कॉन्ट्रा एंड मिड कैप के बीच में ये डिवाइड कर लें। मेरे हिसाब से ज्यादा अमाउंट कॉन्ट्रा में जाना चाहिए और और कम रकम मिड कैप में जानी चाहिए। तो ये होगा लमसम के रूप में। अगर ये एसटीपी के जरिए करना चाहते हैं तो पीरियड इन्हें डिसाइड करना होगा कि 1 साल में चाहते हैं पूरा 5 लाख रुपए इक्विटी में आए, 2 साल में चाहते हैं, 3 साल में चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये। तो उस हिसाब से इनका एलोकेशन लार्ज कैप और कॉन्ट्रा फंड एंड मिड कैप में कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे अगले सवाल पूछने वाले व्यूअर हैं वो अपना नाम बताने में कंफर्टेबल नहीं है पर अपना सवाल पूछना चाहते हैं, तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। हेलो, स्वागत है आपका मनी 9 में। अब आप नाम नहीं बताना चाहते हैं तो मैं आपको क्या ही कहूँ, पर शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हेलो, हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्ते, आप राजस्थान से बोल रहे हैं? जी जी जी, ठीक है, तो मैं आपका पोर्टफोलियो, हाँ बताइए। हाँ आपके पास पोर्टफोलियो है, पहले ले लिया था आपके चैनल वालों ने, आप बता दीजिए। चलो कोई नहीं। जी जी, मैं बताती हूँ आपका पोर्टफोलियो सर। हाँ, तो एचडीएफसी के स्मॉल कैप फंड में आप 1000 की सिप कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आप 1000 की सिप कर रहे हैं, एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है इसमें भी 1000 की सिप है, क्वांट का स्मॉल कैप फंड है इसमें भी 1000 की सिप है, एसबीआई के पीएसयू फंड में भी 1000 की सिप है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी 1000 की सिप है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफ फंड ऑफ फंड में आप 1000 की सिप कर रहे हैं। कुल 7000 एवरी मंथ आप निवेश कर रहे हैं। अब पूछिए आप क्या पूछना चाहेंगे। हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ हैं। जी सर, मैंने इन सभी फंड्स में 45 हजार का भी 9 तारीख को लमसम किया है और मुझे 5 साल में 40 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है और मैं प्रत्येक वर्ष 10% अपनी एसआईपी को बढ़ा सकता हूँ। क्या इनसे मेरा अचीव हासिल हो जाएगा या मुझे कोई पोर्टफोलियो में चेंज करने की आवश्यकता है? अगर मार्केट 10 से 15% और गिरता है तो मेरे पास 3 लाख रुपए रिजर्व और है जिनको मैं लमसम करके जिस दिन गिरेगा या 2 दिन लगातार गिरा तो उचित समय पर लमसम कर सकता हूँ। तो देखिए पहला जवाब कि आपका पोर्टफोलियो क्या ठीक है कि नहीं, तो और आपका टाइम होराइजन 5 साल का है। तो इक्विटीज में जब हम इन्वेस्ट करते हैं आइडियल टाइम होराइजन मिनिमम 8 to 10 years होना चाहिए। हम ये मान के चलते हैं, आपका ऐसा नहीं कि 5 साल में आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस होता है वो 8 से 10 साल के ऊपर इन्वेस्टर के लिए फेवरेबल हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अब ये बात आती है कि आपके पोर्टफोलियो पे, आपका पूरा पोर्टफोलियो बहुत अग्रेसिव है। ये मैं समझ रहा हूं कि आपका टारगेट अग्रेसिव है, तो आपने एक एसेंशियली स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बनाया। आपके पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट है, एक पीएसयू फंड है, एक ईएलएसएस है। उसको अगर हम हटा दें तो आपका पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बाय एंड लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में। तो
आपको ये समझना है कि क्या आप कॉन्शियसली ये डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट ऊपर की तरफ और चढ़ता है यहाँ से, तो मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कोई कारण से कोई अनसर्टेनिटी आती है, कोई वॉलिटिलिटी होती है और मार्केट गिरता है, तो ये समझ के चलिए कि मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा नुकसान होगा एज कंपेयर टू एनी अदर। जो लार्ज कैप है, कॉन्ट्रा फंड्स हैं या और कोई फंड्स हैं, उनसे ज्यादा जो नुकसान होगा आपको मिड एंड स्मॉल कैप में होगा। अगर आप वो रिस्क लेने को तैयार हैं तो स्मॉल कैप मिड कैप में आप कंटिन्यू करिए, कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात कि आप जितना आज की तारीख में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 7,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, 45,000 मैंने सुना आपने 9 तारीख को हर स्कीम में और ऐड किया है। मार्केट अगर 10 से 15% गिरेगा तो आप 3 लाख रुपया और इन्वेस्ट करेंगे 5 साल में। मुझे नहीं लगता कि इतना भी आप इसमें मार्केट अच्छा परफॉर्म कर ले, या क्योंकि आप अगर 5 गुना मार्केट यहाँ से होने नहीं वाला, तो मतलब 5 साल में 5 गुना होना, आई मीन इट्स अ वेरी एम्बिशियस टारगेट। तो मुझे नहीं लगता कि 40 लाख रुपए आप 5 साल में इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इन्वेस्ट ना करें। जितना पास आप आ सके अपने टारगेट के उतना बेटर है। मान लीजिए 40 लाख नहीं होता, ये 20 लाख इकट्ठा होता है या 15 लाख इकट्ठा होता है, कुछ नहीं से तो आपने कहीं थोड़ा तो पास में आ रहे हैं अपने टारगेट के। सिर्फ वो जर्नी जो है, जो आपके 5 साल की जर्नी है, ये आप थोड़ा संभल के चलिए कि आप किस तरह से ये पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं। अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप से कंफर्टेबल है, प्लीज कंटिन्यू करें। अगर आपने सिर्फ पास्ट के रिटर्न्स देखते हुए सिर्फ स्मॉल एंड मिड कैप जोड़ा अपने पोर्टफोलियो में, तो वो तरीका गलत हो सकता है। अगर मार्केट कोई भी बदलाव लेता है, रुख बदलता है मार्केट का, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा इस चीज का बैलेंस समझिए, रिस्क रिवॉर्ड समझिए कि कहीं भी ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो उसमें ज्यादा रिस्क भी है। और ये रिस्क कभी अनफेवरेबल हो गया, आपके खिलाफ जाने लगा, तो उसी उसी स्पीड में वो गिरेगा भी। तो उस समय क्या आप कंफर्टेबल होंगे? अगर हाँ तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो फिर थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है आपके पोर्टफोलियो में। ऑलराइट, चलिए सो फॉलो कीजिएगा। हर्षवर्धन जी ने बहुत समय दिया है आपको जवाब देने में, आपके सवाल को समझा, आपकी सिचुएशन को समझा है, और उन्होंने जो बात कही है ना उसका ज़रा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो हमेशा क्या होता है, हम लोग पास परफॉर्मेंस देख करके वही उम्मीद करते हैं आगे, और ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको ज़रा सा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को ज़रा समझिएगा, थोड़ा इसको मार्केट के मूड के हिसाब से समझना ज़रूरी है, और मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो इसका ख्याल रखिएगा। नाउ हर्ष जी, मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपके सामने रखने वाली हूँ, और मुझे लगता है आप जैसे लोग जब तक इनके बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसे मुद्दों के बारे में, तब तक लोग परेशान रहेंगे। अब ये सवाल जो है ये भाविका शुक्ला का है। इन्होंने अभी आप और मैं बात कर रहे थे ना सेक्टोरल थीमेटिक फंड की, इन्होंने देखिए वही बयान किया है कि कैसे उन्हें एजेंट ने, उन्होंने वर्ड एजेंट यूज किया है, आई एम श्योर इनका मतलब होगा कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा या इनका कोई जानकार होगा। इन्होंने एक एजेंट ने मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड में 5 लाख रुपए एक मुश्त में निवेश करवा दिया जब एनएफओ इसका आया था। क्या ये निवेश सही है? शी इज नॉट श्योर भाविका जी की क्या उन्होंने सही किया या नहीं किया। 5 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश मैन्युफैक्चरिंग फंड में करवा दिया गया है। व्हाट इज द वे आउट, और आप क्या कहना चाहेंगे भाविका जी को? क्योंकि ऑब्वियसली वो सवाल ये पूछ रही है, इसका मतलब उन्हें लग रहा है कि ये निवेश सही है या नहीं है। जी हाँ, सो प्रियंका, ये हमने जैसे शुरुआत में ही ये कहा था कि कोई भी एनएफओ आता है, एएमसी फंड हाउसेस क्यों नया फंड ऑफर लाती हैं, क्या ताकि एक कॉन्वर्सेशन पॉइंट बनता है इन्वेस्टर पर वापस जाके कहने के लिए, चलो एक नया फंड आया है, एक मार्केट में थोड़ी हलचल मचती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास एक एक्टिविटी मिल जाती करने के लिए। मान लीजिए प्रियंका, मैं आपसे बात करता हूँ रोज का, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई एक लार्ज कैप फंड है, ये फलाना फलाना है, आप ऑलरेडी निवेश कर रही हो उससे, तो मेरे पास टॉपिक क्या बनता है आपको फिर से टच बेस करने के लिए? तो कुछ ना कुछ मुझे चाहिए रहता बहाना। आप कोई नया फंड ऑफर आया तो प्रियंका मैं आपको फोन करता हूँ, आपसे कहता हूँ कि देखो एक नया फंड ऑफर आया, 10 रुपए की एनएवी है, सस्ती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है, तो मेरा एक कॉन्वर्सेशन पॉइंट बन गया आपसे टच बेस करने के लिए। फिर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे क्या उसमें? आप क्योंकि मुझ पर भरोसा करती हैं, आप कहेंगे हाँ ठीक है मेरे पास थोड़े पैसे पड़े, ठीक है डाल दीजिए। तो यही एक इशू बन रहा है। तो सारे मुद्दों पे जो हमने बात की कि प्रियंका आपको सोचना है कि ये पैसे है ना जो आपकी मेहनत की कमाई है, आपने बिना समझे अगर कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो उसका कोई उपाय नहीं है, कोई उसको आपको कोई मदद नहीं कर सकता। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि ये मैन्युफैक्चरिंग फंड में आपको सही तरीके से सवाल पूछने हैं अपने एडवाइजर को, एजेंट को, डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी नाम हो आपके, आप उसे सही तरीके से सवाल पूछिए कि मैं इस फंड में क्यों करूं। मैन्युफैक्चरिंग फंड है तो उसमें किस तरह की कंपनीज में होगा। मैं अगर सेक्टर फंड में नहीं जाके अगर मैं कोई डाइवर्सिफाइड फंड में जाऊं तो उसमें तो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज होने वाली है। तो क्या सवाल आपको पूछने, ये तो आपको ही सतर्क रहना है।
अगर आप बिना कोई सवाल किए, बिना सोचे समझे अगर आप इन्वेस्ट करेंगी, तो आप अपनी मेहनत पे जस्टिफाई नहीं कर रही। आप इतनी मेहनत करती हैं पैसे कमाने के लिए और फिर ऐसे ही किसी को दे देंगी कहीं इन्वेस्ट करने के, तो इतनी मेहनत क्यों कर रही है? सच आप नहीं मजा करिए, अगर पैसे ऐसे ही खराब करने तो अपने। सो बेसिकली आपको अपनी अपनी मेहनत की रिस्पेक्ट करनी है, आपके पैसों की रिस्पेक्ट करनी है। आप अगर 5 सवाल किसी से पूछते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप उस पर भरोसा नहीं करते। ये सिर्फ ये है कि आप अपनी अपनी मेहनत की रिस्पेक्ट करते हैं और जो पैसे आप कमाते हैं उसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं। अब इनका सवाल जो कि मैं मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड में रहूं कि नहीं रहूं, तो देखिए पॉइंट सिंपल है। इनका सवाल पूछना का मतलब ये कि अभी ये कंफर्टेबल नहीं है इसमें। आप अगर प्रॉफिट में है या लॉस में, आई डोंट नो। सो आपको अगर ये नहीं जम रहा है, अगर लॉस भी हो रहा है, तो प्लीज आप इससे निकल जाएं। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली अगले 3 महीने में, 6 महीने में, या 1 साल या 5 साल में क्या करने वाला, मुझे नहीं पता। मुझे आउटलुक पॉजिटिव लगता है कि भाई गवर्नमेंट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे है। चाइना प्लस वन की थ्योरी है, गवर्नमेंट बहुत एनकरेज कर रही है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। तो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट जरूर मिलने वाला है, लेकिन क्या वो डायरेक्टली और कब ये कन्वर्ट होगा इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइसेस, इन द स्टॉक प्राइसेस ऑफ द कंपनीज, वो मुझे नहीं पता। तो आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंट्री और एग्जिट प्लान नहीं कर सकते, टाइम नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ट्रैक नहीं कर सकते, तो बेशक मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आज की तारीख में निकलिए और ये पैसे आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में लगाएं, ताकि आपको ज्यादा कंफर्ट मिलेगा और आपको आगे जाते हुए लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे रख पाएंगी। तो ये मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा। ओके, सो जो हर्षवर्धन ने कहा एक बात जो विच स्टेज विथ मी, और वो मेरा भी मोटो है कि भाई जब आप पैसे दे रही हैं किसी को, ये हमारा अधिकार है कि हम उससे सवाल पूछें, और तब तक पूछते रहें जब तक हम सेटिस्फाइड ना हो। और हम अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं उस जवाब से, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। आपको समझ में आनी चाहिए स्कीम, आप तभी पैसे उसको देंगी। और आपको समझ में नहीं आ रही पर आप उनके कहने पर कह रही चलो लगा देते हैं, तो फिर बिल्कुल नहीं लगाना है। सो अभी भी भाविका टाइम है, निकल जाइए। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है आपको बिल्कुल वहाँ पे बने रहने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टैक्स की लायबिलिटी हो सकता है बढ़ जाएगी, लेकिन निकल जाइए, यही बेहतर है। और फिर अपने पोर्टफोलियो को बनाइए। हर्ष, थैंक यू फॉर दैट एडवाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप नो कहें, आप सवाल पूछें। आपको कोई भी कुछ बेच के चला जाएगा तो आप उसे एक्सेप्ट कर लें, ये तो बहुत ही अन्याय है अपने पैसों के साथ। अब लेते हैं एक सवाल। एक सिंपल सा एक पॉइंट बताऊंगा जो हर एक इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए। व्हेन इन डाउट टेक इट आउट, सिंपल रूल। अगर नहीं समझ में आता है मत इन्वेस्ट करें। ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आज ये जिसमें नहीं करोगे तो दुनिया बदल जाएगी, प्रलय आ जाएगा और आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। अगर कोई चीज आप नहीं समझती हैं, और हर एक इंसान को भगवान ने कॉमन सेंस दिया है, आप अगर 3-4 सवाल सही पूछेंगे तो सही जवाब आपको मिलेगा उससे, और उससे आपको जजमेंट ले पाएंगे कि मुझे इसमें करना है कि नहीं करना है। सो अगर नहीं समझ में आता है मत करिए, जो चीज समझ में आती है वही करिए, समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है मत करिए। व्हेन इन डाउट टेक इट आउट। ओके, सो दैट्स माय फेवरेट लाइन। आज के शो का मोटो है व्हेन इन डाउट कीप इट आउट। आई थिंक मैं हमेशा कहती हूँ ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट व्यूअर जो है, क्योंकि उन्होंने ऐसे निवेश किया। लेकिन आई थिंक आज मेरा फेवरेट लाइन है व्हेन इन डाउट। ये हमारा मोटो होना चाहिए, जस्ट स्टे आउट, दूर रहिए उस चीज़ से। लेकिन एक फेवरेट क्वेश्चन भी है मेरा। प्रतिमा राय का फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, और वो इसलिए है ना क्योंकि जो हम करना चाह रहे हैं, हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, उनको इन्वेस्टर एजुकेशन देना चाहते हैं। तो देखिए प्रतिमा जी ने पूछा कि मैं सिर्फ शुरू करना चाहती हूं, प्लीज सजेस्ट मी हाउ कैन आई स्टार्ट। मैं एक बिगिनर हूं, तो स्टार्ट करने के लिए आपको बस विल चाहिए, जो आप में मुझे नजर आ रही है। अब एज ए बिगिनर आपको पहली स्कीम कैसे चुननी चाहिए, ये राय तो हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। हर्षवर्धन, प्लीज हेल्प कीजिए प्रतिमा जी को, क्योंकि मुझे लग रहा है वो फर्स्ट स्टेप लेने जा रही हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। तो क्या होनी चाहिए उनकी स्कीम, और आप उन्हें कुछ क्या एडवाइस करना चाहेंगे एक बिगिनर को? तो देखिए अगेन वेरी पॉजिटिव साइन कि ये मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रही है, वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है वो शुरू करना चाह रही है। सो प्रतिमा जी, आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से शुरू करती हैं तो नजरिया ऐसा रखिए कि आपको मिनिमम 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है। इन 10 सालों में आप जो एसआईपी जो भी रकम से शुरू करेंगे, 500, 1000, 2000, 5000, 5 लाख, जो भी अमाउंट से आप शुरू करती हैं, आप ये ध्यान में रखिए कि ये एसआईपी आप चाहे कुछ भी हो जाए बंद नहीं करेंगी।
बहुत सारे लोग आपको आके कहेंगे कि मार्केट अभी नीचे गिर रहा है, बंद कर दो, वापस शुरू करना, अभी सही वक्त नहीं है, जो भी इतनी सारी कहानियां होगी आसपास में। लेकिन आपको सभी चीज को इग्नोर करना है। जो भी एक अमाउंट आप सिलेक्ट करें, वो एसआईपी आप अपने आप से प्रॉमिस करें कि 10 साल तक कम से कम आप उसे बंद नहीं करेंगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ रशिया यूक्रेन का क्या वॉर होता है, इजराइल ईरान क्या करता है, सब कुछ हटा दीजिए, हर महीना आप इन्वेस्ट करती रहेगी। दूसरी बात, उतना ही पैसा निवेश करना जो आपको निकालने की जरूरत ना पड़े। आज आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपया महीने का एक्स्ट्रा पड़ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं 5,000 कंफर्टेबल है, मैं 5,000 के लिए शायद मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो एसआईपी सिर्फ 5,000 की करिए। जरूरी नहीं कि पूरी अमाउंट की आपको आज के साथ करनी है। और जब आप शुरू करें, आप एक प्रोफेशनल एडवाइस लेके शुरू करें। कई बार आपको ये बताया जाएगा कि डायरेक्ट प्लान्स भी हैं जिसमें खर्चा थोड़ा बच जाता है, तो क्यों हम किसी एडवाइजर के थ्रू जाएं। तो देखिए, जब आप स्विमिंग करने जाती है ना, आपके पास एक ऑप्शन है कि सीधा पूल में कूद जाएं और एक कोच साथ में ना रखें और आप स्विम करने की कोशिश करें। क्यों कोच का खर्चा करना, क्यों लाइफ गार्ड का खर्चा करना। अगर आप ऐसे सोच के कूदेंगी तो ये सही तरीका नहीं है। आप एक नई जर्नी शुरू कर रही है, कोई एक्सपर्ट की अगर एडवाइस लेके, हैंड होल्डिंग लेके शुरू करेंगी, आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आप साइकिल चलाना भी शुरू की थी बचपन में, तब कोई ना कोई वो साइकिल पीछे से पकड़ता है। जब आप साइकिल करते करते आगे निकल जाती है तो फिर वो छोड़ देता है पीछे से। उसी तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करें, चाहे कितना ही आसान लगे। कोई एडवाइस लेके करेंगे, हैंड होल्डिंग लेके करेंगे, तो आप जो है बहुत अच्छी तरह ये जर्नी को फुलफिल करेंगे। जिस दिन आप आत्मनिर्भर हो जाए, आपको लगे कि आपको मार्केट आता है, तो बेशक आप अपने आप से डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना शुरू करें। ये तरीके से अगर आप चलेंगी तो आपकी जर्नी अच्छी रहेगी और आप सक्सेसफुल बनेंगी। जो इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स हैं, शुरू करने के लिए आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड से शुरू करें, जो इजी है ट्रैक करने के लिए, समझने के लिए, लो कॉस्ट है। तो सेंसेक्स 30 या निफ्टी 50 ऐसी कोई भी एक स्कीम ले लीजिए और उसमें से अपने एसआईपी की जर्नी शुरू करें। ओके, सो एक पैसिव फंड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, उससे आप शुरू कीजिएगा। और बहुत सारी टिप्स आपको हर्षवर्धन ने दी है, उसका ख्याल रखिएगा। हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप नए आ रहे हैं तो ज़रूर हैंड होल्ड कीजिए। इसमें कोई ये फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे किसी से मदद मांगूं, बिल्कुल आपको मांगनी चाहिए। आपको ज़रूर एक प्रोफेशनल हेल्प लेकर के अपनी ये जर्नी शुरू करनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक प्रतिमा, एंड आई होप आने वाले दिनों में हम आपका पोर्टफोलियो देखेंगे अपने शो में और तब याद करेंगे कि देखिए इन्होंने हर्षवर्धन जी से सबसे पहले राय हमारे शो में ली थी। ऑलराइट, अब ये सवाल बहुत दूर से आया है और ये बताता है कि कहाँ कहाँ हम लोग हमारे शो को देख रहे हैं। तो मालदीव से शानू जी के क्वेश्चन को मैं लेकर आती हूँ। शानू इज 34 ईयर ओल्ड और इनके पोर्टफोलियो में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 9 स्कीम्स हैं। सो 9 तो मुझे लगता है हर्षवर्धन जी पहले तो इसे कट डाउन करेंगे, पर चलिए इनके हम पहले पोर्टफोलियो को रीड आउट करते हैं। तो शानू जी की स्कीम्स हैं, क्वांट का स्मॉल कैप फंड, सब में 10,000 की सिप कर रही हैं। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, टाटा का स्मॉल कैप फंड, 3 स्मॉल कैप नजर आ गए। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है जिसमें 10,000 का निवेश कर रही हैं। एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड है, इनमें भी 10,000। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड 10,000। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड 10,000 की सिप और एसबीआई के क्वांट्रा फंड में 10,000। सो मंथली सिप जो है शानू की 90,000 है। ये है इनका पोर्टफोलियो और इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी 3 लाख के आसपास पहुंच गई है। इनका सवाल ये है कि वेल्थ क्रिएशन करना है, 10 साल में घर खरीदने के लिए इन्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपए जोड़ने हैं और 7 से 10 साल तक ये निवेश करेंगी। कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो, क्या कुछ चेंज करें और कुछ इनको डर है कि क्या मेरी पूंजी डूब भी सकती है। 15 महीने के लिए 75 लाख रुपए की एफडी भी कराई है इन्होंने, इससे इन्हें 45,000 रुपए महीने का ब्याज मिलता है। क्या इस रकम को, एफडी की जो रकम है, एफडी से जो ब्याज मिल रहा है, इस रकम से इन्हें सिप शुरू करनी चाहिए? सो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वैसे क्वेश्चन का आप जवाब दें हर्ष। उससे पहले बता दें कि हमारा और आपका स्कोर अभी लाइव शो में डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, यानी 200 से ज्यादा लोग हमें और आपको लाइव देख रहे हैं। हर्ष, थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे लगता है ये आपकी पॉपुलैरिटी है हर्षवर्धन जी कि हमारा स्कोर आज डबल सेंचुरी पर है। हर्ष, अब शानू जी के क्वेश्चन पर भी फोकस करते हैं। तो देखिए प्रियंका, इनका 90,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट कर रही है, टोटल पोर्टफोलियो 3 लाख रुपया हो चुका है, तो ये 3 महीने से इन्वेस्ट करिए लगभग, ये हम मान के चल सकते हैं। इन्होंने पूछा है कि क्या मेरे, तो मैं सवाल एक जो पिक कर रहा हूं वो ये है और उससे मैं इन्वेस्टर प्रोफाइल का एक इमेज बना रहा हूं। वो ये पूछ रही है कि क्या पोर्टफोलियो कैपिटल, क्या चांसेस है कि कैपिटल लॉस भी हो सकता है। अगर एक इन्वेस्टर ये सवाल आपसे पूछ रहा है और उनके पोर्टफोलियो में सारी इक्विटी स्कीम्स हैं, मतलब कुछ तो उन्होंने नहीं समझा है, कहीं तो डिस्कनेक्ट है।
शानू जी, जब आप म्यूचुअल फंड में या कोई भी इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट करती हैं या इक्विटीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट करती हैं, कैपिटल लॉस होने का बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इक्विटी मार्केट है तो उसकी वैल्यूएशन ऊपर भी जाती नीचे भी जाती, डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमी क्या कर रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है। बहुत सारे फैक्टर्स ये डिटरमाइन करते हैं कि इक्विटी मार्केट किस तरफ जाएगा। तो अभी 3 महीने लगभग हुए हैं जो आपने इन्वेस्ट किए हैं और आपका फंड वैल्यू आज की तारीख में 3 लाख रुपए है। अगर कोई कारण से आगे जाते हुए मार्केट गिरता है तो आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो आपका कैपिटल है, जो 2,70,000 रुपए आज तक आपने डाला 3 महीनों में, हो सकता है कि ये आपको 2.5 लाख भी दिखे, 2 लाख भी दिख सकता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट की तरफ जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेती हैं, आप मान लीजिए 10 साल एंड बियॉन्ड का नजरिया लेती हैं, और हमने जैसे प्रतिमा जी को कहा था कि आप मिनिमम 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, उसका कारण क्या था? एक बैक टेस्टिंग डेटा है जो करीबन 23 से 25 साल का डेटा है। उसमें ये देखा गया कि अगर एक इन्वेस्टर लगातार हर साल 10 साल तक का, हर महीने 10 साल तक अगर इन्वेस्ट करता है, तो जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाती है। तो मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में बता दूं, अगर यही थ्योरी को, ये जो बैक टेस्टिंग डेटा है, इसको हम अगर ध्यान में रखें तो हम ये रीजनेबल अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप हर महीने 10 साल तक इन्वेस्ट करती हैं तो जो लॉस होने के चांसेस हैं आपके, वो लगभग 0 हो जाते हैं। तो पहला आपका जो कंसर्न था कि क्या कैपिटल लॉस हो सकता है, जी हाँ, अगर आप 10 साल के नीचे इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल लॉस भी हो सकता है। अगर 10 साल के ऊपर उससे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो बैक टेस्टिंग डेटा ये कहता है कि किसी को लॉस नहीं होता। तो क्या, तो आपका वो सवाल का मैंने जवाब दे दिया। अब दूसरी बात है, अगर ये मानता हूं मैं कि आप मार्केट में नहीं हैं और आपने इस तरह का पोर्टफोलियो बनाया जिसमें 1/3 आप 90,000 रुपए महीने का कर रही हैं, 30,000 रुपए आपके स्मॉल कैप फंड्स में जा रहे हैं, तो आपका 1/3 पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में है, 20,000 रुपया आपका मिड कैप में है, आपका मल्टी कैप, ब्लू चिप, फ्लेक्सी कैप एंड कॉन्ट्रा, ये सारे मिला के आपके बाकी के इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो देखिए, ये तरीका नहीं है। अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हैं, न्यू इन्वेस्टर हैं, तो आपका ज्यादा एलोकेशन आपका लार्ज कैप में होना चाहिए। तो आपका 50% से 60% जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में होना चाहिए, बाकी का 30% मिड कैप में हो गया और 20% स्मॉल कैप में हो गया। तो विच मीन्स कि आपका 15 से 20,000 रुपया ही स्मॉल कैप में होना चाहिए था, बाकी सब आपका लार्ज एंड मिड कैप में होना चाहिए। तो आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन स्कीम्स तो ज्यादा है, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। उसको कंसोलिडेट करने का आपको करना जरूरी है। 90,000 रुपया अगर आप मुझसे मेरी पूछें तो करीबन आप 5 या 6 स्कीम में भी इन्वेस्ट करें तो 90,000 आपका लग सकता है। हर स्कीम में 15,000 डालेंगे, 6 स्कीम में आपका काम हो जाएगा। तो स्कीम्स ही कंसोलिडेट कर सकती है, एलोकेशन भी चेंज करने की जरूरत है, मिनिमम 10 इयर्स इन्वेस्ट करने की जरूरत है। प्लस जो फाइनल क्वेश्चन आपका था वो ये था कि अगर मुझे फिक्स डिपॉजिट पे 45,000 रुपया आ रहा है, क्या वो 45,000 में एसआईपी के जरिए करूं? एक अच्छी स्ट्रैटेजी है ये, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। शर्त इतनी है कि आपको ये 45,000 रुपए की एवरी मंथ की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो बेशक इस पैसे को आप एसआईपी में करें, 6 स्कीम में शॉर्टलिस्ट कर लें, एलोकेशन चेंज करें, लार्ज कैप में ज्यादा रखें, मिड कैप में उससे थोड़ा कम और स्मॉल कैप में उससे और भी कम। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से आपके लिए ज्यादा बेटर होगी। ओके, तो शानू जी आपको काफ़ी काम करना होगा, ठीक है, और पॉइंट वाइज आपको हर्षवर्धन जी ने बता दिया है हाउ यू शुड रीचेक योर पोर्टफोलियो। 9 स्कीम्स बहुत हैं, 6 स्कीम्स रखिए, लार्ज कैप में आपको जो है ज़्यादा एक्सपोजर लेने की ज़रूरत है और इस निवेश को जारी रखिए। 10 साल तक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब आप डाउनसाइड रिस्क जो है आप बिल्कुल ज़ीरो कर सकती हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम एक सवाल लिखते हैं शेख साहब का, और मिस्टर शेख के पोर्टफोलियो को लेकर आते हैं। ये कुल 15,000 की सिप कर रहे हैं, 15,000 इज द ग्रैंड टोटल इनकी अलग अलग सिप। अब कहाँ कहाँ कर रहे हैं? तो निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 3,000 की सिप जाती है, बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप में 3,000 की सिप है, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 4,000 की सिप है, ईडलवाइज के मिड कैप में 2,000 की सिप है, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 3,000 की सिप है। और क्लियरली इन्होंने कहा कि 20 साल में 3 करोड़ इनको अचीव करना है। और हर्षवर्धन, आई थिंक आप हर बार यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि लोग जो अपने पोर्टफोलियो को बना रहे हैं बहुत अग्रेसिव बना रहे हैं, और मुझे लगता है जब लोगों के पास ज़्यादा समय होता है, जैसे शेख जो हैं वो 20 साल तक निवेश करने वाले हैं, तो उन्होंने भी जो है स्मॉल कैप, मिड कैप एक के बाद एक भर रखे हैं और एक फ्लेक्सी कैप नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे आप इनके पोर्टफोलियो में? 15,000 की सिप, 20 साल का वक्त, 3 करोड़ का लक्ष्य। सो प्रियंका, एक सिंपल सा कैलकुलेशन, अगर 20 साल की एसआईपी है, 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12% का अनुमान लगाएं तो अगेन 1.5 करोड़ के आसपास का इनका अक्यूमुलेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो
आई थिंक इन्होंने कुछ कितना अमाउंट बताया था, इन्हें 4 करोड़ चाहिए, 3 करोड़ कितने की 3 अमाउंट बताई करोड़ थी? 3 करोड़। नहीं, तो इनका 1.5 करोड़ बनता है, तो एसआईपी की अमाउंट इन्हें डबल करनी होगी। ओके। अब मिड कैप एंड स्मॉल कैप, लगभग सारे सवाल जो हमने आज लिए हैं या मैं कोई भी दूसरे शोज पे लेता हूं, हमें ये पोर्टफोलियो का बहुत कॉमनैलिटी दिख रहा है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप भरे पड़े। इसका कारण यह है कि हर एक इन्वेस्टर ने पास्ट के 3 या 4 साल के रिटर्न्स देखे हैं, उस बेसिस पे देखा है कि भाई स्मॉल कैप आपको इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है तो मैं क्यों लार्ज कैप मिड कैप में जाऊं। तो यही पास्ट रिटर्न देखते हुए इन्वेस्टर्स ने अपना एलोकेशन किया है, जो बहुत ही गलत है। आपको सिर्फ पास्ट रिटर्न देखते हुए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आगे जाते हुए आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि होगा, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। और अगर कोई आप समझिए, अगर कोई चीज इतनी तेजी से ऊपर जा सकती है, उतनी तेजी से वो नीचे आ भी सकती है। तो ये सिर्फ मार्केट का रुख बदलने की बात है। जिस दिन ऐसा कुछ हुआ आपको उतना ही एक्सपोनेंशियल लॉस मिलेगा। और क्योंकि आप नहीं समझ रहे किस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो एलोकेट कर रहे हैं, तो आप फिर मार्केट से पूरा का पूरा निकल ही जाएंगे। तो इसी के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप प्लीज कोई सही सलाह लीजिए, समझिए कोर पोर्टफोलियो, सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या होता है, आपका मकसद क्या है इक्विटी से, रिस्क और रिवॉर्ड को समझिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, हर एक इंसान सिर्फ देख रहा है कि कितना रिटर्न मिल रहा है, लेकिन वो रिटर्न लाने के लिए उसका अंडरलाइन पर यूनिट रिस्क कितना है, ये हम कभी देखते नहीं। तो आई थिंक थोड़ा डिस्कनेक्ट है इन्वेस्टर्स के बीच में। और भगवान ना करे कभी मार्केट बुरी तरह क्रैश करेगा तो ये सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, आपने बात की 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, ये 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने सिर्फ पास्ट रिटर्न देख के इन्वेस्ट करना शुरू किया है? वो सारे इन्वेस्टर्स मार्केट से गायब हो जाएंगे जब ये मार्केट अगर करेक्ट किया तो। और इन्होंने अगर सही तरीके से पोर्टफोलियो नहीं बनाया, सही समझ के नहीं बनाया, तो ये लॉन्ग टर्म में रह ही नहीं पाएंगे। सो प्लीज समझिए कि इक्विटी मार्केट के रिस्क क्या है, कैसे रिस्क लेने हैं, कैसा रिवॉर्ड उसके सामने मिलेगा। सिर्फ रिटर्न्स एक पैरामीटर नहीं होता कोई भी फंड या कैटेगरी को चूज करने के लिए। ऑल राइट, ऑन दिस नोट मैं आज के सेशन को क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच हर्षवर्धन, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए और बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा। जो लोग आखिर में जुड़े, मैं उन्हें कहूँगी कि प्लीज़ इस कॉन्वर्सेशन को पूरा सुनिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आज हर्षवर्धन ने हमसे की हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मूथ बना सकती है, आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को और बेटर बना सकती है और आपको एक अच्छा निवेशक बना सकती है। थैंक यू सो मच हर्षवर्धन फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू प्रियंका। ऑलराइट, तो आज के शो को यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। आप अपने सवाल भेजते रहिए। थैंक यू हमारे शो में इतनी बड़ी तादाद में जुड़ने के लिए। आप लोगों का ये प्यार ऐसे ही मिलता रहे हमें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9311211874 है, जिसमें आप अपने पोर्टफोलियोज हमें व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा सकते हैं। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर आप हमें रीच आउट कीजिए, या फिर यूट्यूब पर लाइव क्वेश्चंस भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के शो को यहीं खत्म करते हैं। शुक्रिया हमारे मेरी सिप